हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो से मैंने आपके जो है फंड फ्लो लेसन स्टार्ट किया है और जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मेनली इस लेसन का जो मेन पार्ट है, जिसको बनाने से पहले आपको थोड़े बहुत और वर्किंग नोट्स है, स्टेटमेंट्स है, अकाउंट है, वो बनाने पड़ेंगे और उन सब के आंसर्स जो है आपके फ़ंड फ्लो को इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको जो स्टेटमेंट बताया था वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। आई थिंक कि आपको वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और अभी जो भी अपन पढ़ेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत अगर उसमें एफ एन बट रह गया होगा तो वो बार बार आपके हर क्वेश्चंस के अंदर रिपीट होंगे। तो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगी आगे चलकर। फिर इसके अंदर अब जो सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट के अंदर आपको इसके अंदर एक स्टेटमेंट जो है या अकाउंट के रूप में आपको इसे बनाना पड़ता है, जिसमें आप एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना। ठीक है ना। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैलकुलेट करना होता है, जो इसमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं और साथ साथ आप चाहें तो इसको अकाउंट फॉर्मेट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट फॉर्मेट समझने के हिसाब से तो बहुत इजी रहता है कि भाई ये चीज़ ऐड करो, वो लेस करो। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये जो अकाउंट फॉर्मेट है ये आपके लिए बेटर चॉइस है, इसलिए मैंने आपको अकाउंट फॉर्मेट ही यहाँ बताया है। यहाँ पर मैंने अकाउंट फॉर्मेट के अंदर इसकी समरी लिखी है, मीन्स कि जितने आइटम्स हो सकते हैं वो सारे के सारे नहीं लिखे, उनकी कैटेगरीज के दो तीन एग्जांपल्स आपको बताए हैं। तो फिर आपको मैं एक फॉर्मेट अभी भेज दूंगा वीडियो के बाद, जिससे कि आप पहले वो पूरा नोट करके और वीडियो देखकर फिर उसके बाद उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली फंड फ्रॉम ऑपरेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जैसे P&L अकाउंट के अंदर जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि P&L के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो फंडामेंटली ना तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ना नॉन ऑपरेटिंग होता है, ना ही वो कैश में होता है, ना ही वो नॉन कैश होता है। वो एक टोटल अमाउंट होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, कैश, नॉन कैश, बिज़नेस की जो है वो भी, बिज़नेस के बाहर की चीज़ें, वो सब उसमें शामिल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका नाम है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि केवल बिजनेस की एक्टिविटी से हमने कितना पैसा जनरेट किया वो, और वो भी किस में होना चाहिए, कैश में, नॉन कैश नहीं। क्योंकि नॉन कैश होगा तो फिर वो आपके नॉन कैश प्रॉफिट होगा तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो फंड फ्लो करेगा नहीं। तो हमको यहाँ पर ये करना है बेसिकली कि प्रॉफिट के अंदर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसमें उन सारी चीज़ों को हम ऐड करें वापस, जिनको कि हमने पहले P&L में लेस कर दिया था, लेकिन उनको लेस अपन को नहीं करना था क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकलने वाली जो कैश है उसको गलत कर रही थी। जैसे कौन कौन से ऐसे आइटम होते हैं जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पहले लिख दिए थे लेकिन फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए उनको लेस नहीं किया जाना था। उससे पहला एक्सपेंसेस होता है नॉन कैश एक्सपेंस। जैसे एक्सपेंसेस कैश और नॉन कैश का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपकी सैलरी है तो सैलरी को आप कैश में चुकाते हो, जिसकी एंट्री होती है सैलरी टू कैश। लेकिन डेप्रिसिएशन जैसे है तो डेप्रिसिएशन को अगर आप लगाते हो तो उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, और वो डेप्रिसिएशन आपके बाद में कहाँ चला जाता है, P&L में, जिसकी एंट्री हो जाती है P&L टू डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये डेप्रिसिएशन आपने लिख तो दिया P&L में। जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट जो है 5 लाख रुपये था और आपने 1 लाख रुपये का डेप्रिसिएशन लिख दिया, तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस होकर अब आपका प्रॉफिट जो है वो कितना रह गया, 4 लाख रह गया। लेकिन रियलिटी में ये है कि 4 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आपको दिख ही रहा है और 1 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है वो प्रॉफिट, वो पैसा भी आप ही के पास पड़ा है क्योंकि वो आपने किसी को दिया नहीं। तो दैट मीन्स कि आपने टोटल जो फंड जनरेट किए हैं बिजनेस में वो 4 लाख प्लस 1 लाख टोटल कितने किए, 5 लाख किए। तो इसीलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस जो गुडविल है, इसके अलावा जो इंटेंजिबल होते हैं जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो फिक्टिशियस एसेट्स जैसे शेयर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, वो सब इनको रिटर्न ऑफ करना, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, लेकिन अगर उनका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आप उसको अगर धीरे धीरे करके जो राइट ऑफ करोगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने रिसर्च पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये भी मैं बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ। अगर कई बार न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कंपनीज अपने एक प्रोडक्ट पर हजार करोड़ रुपए रिसर्च के लिए खर्च कर देती है। जैसे मान लीजिए कि अभी महिंद्रा ने जो महिंद्रा की नई थार आई है, तो जो पुराना थार का जो मॉडल था उसको बहुत सारे चेंजेस के साथ वापस लेकर आए, तो उसकी पूरी वापस से पूरी फॉर्मेशन होती है, रिसर्च होती है, उसको टेस्ट करते हैं और उसके बहुत सारे अमाउंट वो खर्च करने के बाद वो वापस नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होता है। तो ये एक्सपेंसेस आपने जो किया, मान लीजिए कि छोटा अमाउंट मान लें कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया, तब थार जो गाड़ी आई है ये तो बरसों तक चलेगी,
मान लेते हैं हम सोचते हैं कि कम से कम 5 साल तक तो अब अपन इसमें कोई चेंज करने वाले हैं नहीं, तो 100 करोड़ को अगर 5 सालों में बांटें तो हर साल का कितना होगा 20 करोड़। अब 100 करोड़ तो खर्च हो चुके हैं और अब 20-20 करोड़ करके राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ करने से प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, लेकिन कैश का कम हो रही है क्योंकि वो तो 100 करोड़ ऑलरेडी आपने खर्च कर दिए थे। तो इसीलिए अगर हम ये पता लगाना चाहें कि हमारा कैश में प्रॉफिट कितना था, तो वो जितने हमने इनको राइट ऑफ किए हैं, चाहे डेप्रिसिएशन हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू हो, चाहे फिक्टिशियस एसेट्स का आइटम हो, तो वो सारे के सारे आप वापस इसमें क्या करो, ऐड कर दो। और जो जो आइटम ऐड होंगे वो सारे कहाँ आएंगे, आपके डेबिट साइड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसके आइटम्स भी जो है वो आप इसमें वापस ऐड करोगे। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का आपको पता होगा अच्छे से कि बिजनेस को ऑपरेट करके यानी बिजनेस को चलाकर जो भी अपन इसके अंदर आइटम्स जो है जनरेट करते हैं वो तो सारे ऑपरेटिंग होते हैं। जैसे गुड्स को सेल करना, कोई टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, वो अपनी फ़ीस जनरेट करता है, कोई एजेंट है वो अपना ब्रोकरेज लेता है, तो वो सारा उनका जो है ऑपरेटिंग इनकम है और उसको अर्न करने के लिए वो जितने भी खर्चे करते हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो उनको लिखना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस के अंदर आप वो सारी चीज़ें तो लिख सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को इसके अंदर शामिल करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एसेट बेचने का लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट बेचने का लॉस हुआ, जिसको भी आपने P&L में लिख दिया, तो P&L में लिखना इसको गलत नहीं है क्योंकि P&L में तो ये लिखे जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो ये जितने भी आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस के आइटम लेस किए उन सबको वापस आप प्रॉफिट में क्या कर दीजिए, ऐड। इसी तरीके से एप्रोप्रिएशन आइटम्स, एप्रोप्रिएशन आइटम्स का मतलब होता है कि आपने प्रॉफिट कमाने के बाद, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को डिवाइड करना, बांटना। तो प्रॉफिट कमाने के बाद अगर आपने उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है, डिविडेंड्स के रूप में दे दिया है, तो उससे आपका प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन वास्तव में वो प्रॉफिट आपने कमाया तो था। जैसे मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसमें से आपने 2 लाख रुपए रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए, 2 लाख का डिविडेंड दे दिया, तो 10 में से 2 4 गए, तो बचा आपके पास 6 लाख। तो आप अगर ये कहो कि मैंने 6 लाख ही कमाया तो वो तो गलत है क्योंकि आपने प्रॉफिट तो 10 कमाया। और हाल फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था कैश के अंदर बिजनेस की एक्टिविटी से, तो इसको वापस आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो ये डिविडेंड्स और रिजर्व्स में जो भी आपने डिविडेंड दिए हैं, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे प्रपोज यानी फाइनल डिविडेंड हो, दोनों ऐड होंगे और जो रिजर्व में ट्रांसफ़र किया वो भी ऐड होगा। और प्रोविजंस कोई भी बनाओ, तो प्रोविज़न आप कोई भी बनाते हो तो प्रोविज़न भी एक एक्सपेक्टेशन होती है सिर्फ कि हाँ भाई ये पैसा आपका डूब सकता है या ये नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, उसके लिए प्रोविज़न बना रहे हो, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग की कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जो होती है, रूढ़िवादी अवधारणा जो ये कहती है कि भाई कोई भी लॉस हो फ्यूचर में या कोई एक्सपेंस हो तो उसके लिए पहले से प्रोविज़न बनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है प्रोविज़न बनाना, लेकिन क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई जो एक्सपेंसेस हुआ ही नहीं अभी तक, तो उससे क्यों हम प्रॉफिट कम करें, तो एक बार सारे प्रोविज़न चाहे बैड डेब्ट्स हो, टैक्स हो, रिपेयर हो, तो उन सबको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अब उसके बाद जो घटाने वाला आइटम है कि जो आपने प्रॉफिट में जोड़ दिए थे, जिनको जोड़ना नहीं था तो उनको वापस आप क्या करो, डिडक्ट कर दो। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है या प्रॉफिट या गेन हुआ है, तो जैसे कि डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट हुआ है एसेट बेचने को, इन्वेस्टमेंट बेचने को, तो ये सारे प्रॉफिट जो आपने P&L में लिख दिए थे, पर ये क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आने चाहिए, तो इन सबको अपन बाय साइड में लिखेंगे, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, आपके पुराने वाले प्रॉफिट में से ये लेस हो जाएंगे। वो लेस इसलिए हो जाते हैं, उसका भी मैं रीज़न अभी बताता हूँ आपको। इसी तरीके से ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व, कई बार तो हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, जब तो डेबिट लिखते हैं तब तो प्रॉफिट कम होता है तो ऐड करते हैं, और कई बार उल्टा भी हो जाता है। जैसे हमारी कई बार फिक्स डिपॉजिट होती है, जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है कोरोना का, तो कई लोगों के सेविंग अकाउंट जो है वो पूरे खाली हो गए, हम उनको अपनी FD तोड़वा कर भी अपना घर खर्च और अपना काम चलाना पड़ता है। तो अगर उन्होंने मान लीजिए कि अपनी जो है रिजर्व्स में से पैसा लेकर P&L में ट्रांसफ़र किया, जिससे कि P&L में प्रॉफिट बढ़े और वो अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट कर पाए, तो ऐसा करने पर भी उनको वापस जो रिजर्व में पैसा जो लिया गया था वो प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो इसलिए उसको वापस से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, उसको कम कर दोगे। देन उसके बाद एक्सेस प्रोविज़न, कई बार प्रोविज़न बनाते हैं तो डेबिट में आता है, तो वो प्रॉफिट को कम करता है, उसको जोड़ दो। और कई बार उल्टा भी हो जाता है कि आपको प्रोविज़न चाहिए ही नहीं इतना जितना बना हुआ है, तो अगर आपने वो P&L में क्रेडिट कर दिया था पहले, तो लेस करने के लिए वापस उसको क्रेडिट कर देंगे। और अब उसके बाद P&L का जो बैलेंस है वो आपको पता है, P&L का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट
और जो है एंड का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, लेकिन एंड का बैलेंस क्रेडिट है पर वो लिखा कहाँ जाता है, यहाँ पे। तो ये बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस BD। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में इसको बनाते हैं या बनाया जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस में ये जितने भी आइटम्स आपने लिखे हैं ये सारे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस भी लेस होता है, और ये मैंने यहाँ पे जितने आइटम लिखे हैं ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, लेस। तो ये आइटम क्लोजिंग प्लस ऐड होने वाले आइटम्स, ओपनिंग उसमें लेस होता है, ये सारे लेस होते हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचता है तो वो बैलेंसिंग फिगर मैंने यहाँ लिख रखा है कि बैलेंसिंग फिगर आपका क्या बनता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाते हैं तो ये इस तरीके से चलता है, क्लोजिंग प्लस ऑल आइटम्स एडेड और माइनस सारे लेस करके ओपनिंग माइनस करेंगे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। लेकिन मैं वो स्टेटमेंट फॉर्मेट को इसलिए ज़्यादा कंसीडर नहीं करता क्योंकि अगर आप अकाउंट फॉर्मेट बनाते हो तो ये काम अपने आप ही हो रहा है कि भाई P&L का ओपनिंग बैलेंस आप इधर ही लिखते हो, क्लोजिंग आप इधर ही लिखते हो, और ये जो ऐड वाला आइटम है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही P&L अकाउंट में वैसे भी कहाँ आते हैं, डेबिट ही आते हैं। तो वैसे भी डेबिट आ रहे हैं और आप यहाँ पे भी डेबिट ही लिख रहे हो। जैसे डेप्रिसिएशन है, एसेट बेचने का लॉस है, डिविडेंड दिया, रिजर्व दिया, प्रोविजन बनाया, तो वैसे आप कहाँ लिखते हो, P&L में। तो यहाँ पर भी ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ रहे हैं। तो इस वजह से फिर आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको यहाँ बताई गई है बस उन्हीं को ऐड करना है और उन्हीं को P&L में लिखना है। ऐसे नहीं कि आप डिस्काउंट है, बैड डेब्ट्स है, सैलरी है, रेंट है, वो सब यहाँ लिख दो। तो सब लिखने से तो फिर आपका वापस वही समस्या हो जाएगी कि प्रॉफिट ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग में मिक्स हो जाएगा। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि जो यहाँ बताए गए हैं आइटम जो इस फॉर्मेट के अंदर है उन्हीं को कैंसिल करना है, उन्हीं को आपको लिखना है, उसके अलावा और कुछ भी आइटम्स नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मेट तो मैंने आपको कहा कि मैंने थोड़ी समरी करके बताया है, तब आप इस फॉर्मेट को जो है वो पूरा लिखने के लिए मैं आपको जो सेंड करूँगा वो फॉर्मेट आपको लिखना है, और उसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत एक दो लाइनें पैराग्राफ कुछ लिखा हुआ है तो वो भी आप उसके अंदर उसके साथ में जो पिक्चर में मैं भेजूँ वो नोट कर देंगे, ठीक है ना। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट जो लास्ट बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसका एक क्वेश्चन भी है तो वो क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं जिससे आप लोग आराम से उसको समझ सकें। तो देखिए मैंने आपकी बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे इसके इलिस्ट्रेशन भी है 3, 4, 5, तो वो भी आप लोगों के पास अगर बुक अवेलेबल हो तो वो भी आप घर पे देखना। और उसमें क्या है कि स्टेटमेंट और अकाउंट दोनों फॉर्मेट में कर रखा है। तो स्टेटमेंट में जो मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग में डेबिट वाले ऐड और क्रेडिट वाले लेस करके ओपनिंग माइनस करना है, और अकाउंट फॉर्मेट में बनाओगे तो अकाउंट फॉर्मेट में भी बन जाएगा। वैसे इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट आपको ये दे रखा है P&L अकाउंट, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है, मतलब एक ही प्रॉफिट है। तो आपको पता होगा नहीं तो आप ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास कभी भी एक ही वैल्यू दी हुई हो किसी भी चीज़ की, चाहे वो स्टॉक हो, डेटर हो, कुछ भी हो, तो वो उसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारे पास अगर नेट प्रॉफिट है 52,000, तो यानी कि ये 52,000 रुपये आपके जो है वो कौन से माने जाएंगे, क्लोजिंग, ठीक है। अब 1 बाय 1 में आइटम्स को पढ़ते हुए बताता रहता हूँ कि भाई वो ऐड होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। जैसे सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग के नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस को चलाने के खर्चे, तो उनको कैंसिल नहीं करना है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जरूर जो है वो आपके क्या आएगा, इसमें लिखा जाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो है वो इसलिए लिखा जाएगा बिकॉज डेप्रिसिएशन जो है वो आपके क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस होने के कारण इसको लिखेंगे। तो बस आपको इस तरीके से ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को आगे चलाना है। उसके बाद अगला वर्ड है इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। तो देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो भी आएगा। क्यों? क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं उनको भी अपन प्रॉफिट में वापस ऐड करते हैं, तो ये भी जुड़ेगा 10,000। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो देखिए खाली एडवर्टाइजमेंट होता तो इसका मतलब कि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, आपको उसको कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इसका मतलब कि आपने इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस माना है और धीरे धीरे करके आप इसको रिटर्न ऑफ कर रहे हो, तो ये ऐड होगा। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था हैवी रिसर्च, हैवी डेफर्ड के, ये दो ही एग्जांपल होते हैं, एक तो हैवी रिसर्च और एक आपका हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसके बाद अगला वर्ड है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड तो होएगा नहीं इसमें ऐड। क्यों? क्योंकि वो तो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है। और मैं आपको एक हिंट बताता हूँ सिंपल सी, कि जो कॉस्टिंग के अंदर अपन जो कॉस्ट शीट बनाते हैं उसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एक्सेप्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, वो सारे ऑपरेटिंग होते हैं, और उनमें से किसी भी आइटम को यहाँ पे वापस ऐड करने की ज़रूरत नहीं। चाहे वो प्राइम कॉस्ट के हो, चाहे आपके वो फैक्ट्री कॉस्ट के हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे सेलिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्काउंट अलाउड तो सेलिंग का खर्चा होता है, तो ये आएगा नहीं वैसे। उसके बाद है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ। तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स को रिटर्न ऑफ करा है, तो ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स,
डिस्काउंट जो है वो क्या कहलाता है, ये जो भी खर्चे होते हैं पूंजीगत प्रकृति के जिनको धीरे धीरे करके अप्लिकेट करते हैं, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर्स है, अंडर राइटिंग कमीशन है, तो ये सारे के सारी जो एसेट साइड में लिखे जाने वाला आइटम है इनके लिए एक पर्टिकुलर नाम होता है फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि काल्पनिक संपत्तियां। तो इनको जैसे जैसे रिटर्न ऑफ करते हैं तो ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये भी ऐड होंगे। और वैसे मैं जो फॉर्मेट आपको भेजूंगा उस फॉर्मेट के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जो क्वेश्चंस में आएगी, तो आपको अलग से ज़्यादा इतना रटने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक गुडविल को रिटर्न ऑफ किया, और आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होगा कि खाली टू गुडविल ही लिखा हुआ है या खाली टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या डिस्काउंट लिखा, रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं लिखा होगा। तो रिटर्न ऑफ नहीं भी लिखा होगा तो भी वो P&L में लिखी है, तो इसका मतलब उसको हमने रिटर्न ऑफ ही किया है। तो ये आपके गुडविल रिटर्न ऑफ की है 12,000, तो वो आ जाएंगे 12,000 रुपये। और देन उसके बाद क्रेडिट साइड में आए तो एक आइटम और है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसको अपन को लेस करना है, तो लेस करने वाला आइटम बाय में लिखेंगे, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो ये आप इसमें माइनस कर दो, तो ये हो रहा है आपका 20,000। तो अब आप इसमें डेबिट साइड की टोटल कर लेंगे, और डेबिट साइड की टोटल करके इसमें से क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50,000 तो ये हो गए 50, और कैलकुलेटर में लाया नहीं, 50,000 ये हो गए 55, 55 तो ये हो गए 2, और 64,500, तो 0,059, 9,211, ठीक है। 1,19,500 इसकी टोटल आ रही है, और उसमें से मुझे 20,000 क्रेडिट साइड वाले माइनस करना है, तो 20,000 माइनस करूँगा तो 99,500, जो बुक के अंदर इसका आंसर भी दे रखा है 99,500, तो हमारा आंसर आ जाता है, जो कि होता है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी बिजनेस को चलाने के लिए हमारा जो भी एक्सपेंसेस है वो इसमें आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा तो बहुत रेयर है, लेकिन ये जो साल चल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है, बुक में है भी ये, कि फंड लॉस्ट आ जाते हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर आपकी डेबिट साइड की जोड़ ही कम पड़ जाती, ठीक है, और आपकी क्रेडिट साइड की जोड़ ज़्यादा हो जाती और इधर डिफरेंस आता, तो इसका मतलब कि पिछले साल आपका प्रॉफिट ज़्यादा था, इस साल आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो आपको फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हुआ। और जैसे कि अभी ये कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसा किसी बिजनेस में पॉसिबल भी है कि लास्ट ईयर उन्होंने 10 लाख रुपए कमाए थे और इस साल उन्होंने 8 लाख ही कमाए, तो 2 लाख रुपए उल्टा उन्होंने लास्ट ईयर से कम कमाए हैं। तो मतलब कि 2 लाख रुपए उल्टा उनको बिजनेस में से गया है, आया इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी इसके बाद में लास्ट एक स्टेटमेंट बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और उसके बाद फिर अपन को थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि भाई कौन कौन सा अकाउंट इसमें बनता है, किस तरीके से बनता है, और ये मल्टीपर्पज़ रहेगी, थ्योरी फंड फ्लो में भी काम आएगी और साथ साथ वो की वो थ्योरी जो है कैश फ्लो में भी, ठीक है। तो वो कैसे बनते हैं वो सारे भी मैं आपको बता दूंगा एक बार। थैंक यू।